बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और जनाब रिमझिम बरस रही है, किसी जगह हल्की, किसी जगह तेज़। पंजाब, बलूचिस्तान सभी उसकी लपेट में है, खासकर बलूचिस्तान में जहां पर ये सिस्टम दाखिल हुआ कल। और उसके बाद आज भी पेशगोई की जा रही है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी। इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होगी। और पहाड़ों पर कितना प्यारा लग रहा है, बर्फबारी एकदम से सर्दी जैसे लौट आई है। वैसे लाहौर में तो इतनी महसूस नहीं हो रही, यूं लगता है कि अभी गर्मी वापस आ गई है। और गर्मी वापस आने की वजह से उस तरीके की शिद्दत नहीं है धूप की भी। अगर हम देखें तो धूप भी ठंडी ठंडी सी मजे की धूप है, खूबसूरत सी। और मौसम खास तौर पे सुबह के वक्त में जब आप फजर के बाद जरा देखें आसमान तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बादल हैं और मौसम बड़ा खुशगवार है। और पेशगोई भी है अगले एक आधे दिन। कुछ लोग शिकवे कर रहे हैं कि इस बार बाहर का मौसम तो आया ही नहीं। बाहर का मौसम इस वक्त चल रहा है, तो आप इसको एंजॉय कर लें इससे पहले कि गर्मी आ जाए, क्योंकि जो ही गर्मी आएगी इसका दर्जा हरारत बहुत बढ़ने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और पिछले सालों की निस्बत इन सालों में कुछ जो ये मौसम है कुछ आगे बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें महीने आगे पीछे हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द जल्द मौसम आ रहे हैं। सर्दी भी आपको जल्दी आती हुई दिखाई देती थी पहले, लेकिन अच्छा सर्दी में कुछ फर्क पड़ा है। इस बार तो सर्दी बिल्कुल आई नहीं है। खासकर पाकिस्तान के जिन इलाकों में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ा करती थी, खासकर लाहौर की अगर बात करें, बिल्कुल सर्दी नहीं आई है। कोई 2 हफ्ते का एक स्पेल था जो आया और स्मॉग और फॉग ने हमारी जान नहीं छोड़ी। हमने इसमें वेदर को क्या ही ज्यादा एंजॉय करना था। लेकिन खैर बारिश की वजह से अली एक और भी कल हैपनिंग हुई, वो आप बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका का मैच जो है वो एक पॉइंट दे दिया गया। हम तो ऐसे बाहर हो ही चुके हैं लेकिन नहीं हो सका है और मुतासिर हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी इससे मुतासिर हो रही है। वैसे जब से पाकिस्तानी टीम हारी है चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम से दिलचस्पी ड्रॉप हुई लगती है। लेकिन हम मेजबान हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम छोड़ ही दें बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी को। हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तकाजा भी है जो पूरा करना होता है। तो इसकी वजह से अब ये मैचेस जो है बारिश की नजर भी होने लगे हैं और ऐसे लगता है कि जैसे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को जैसे नजर लग गई हो। हमारी टीम को लगी हुई अली, और वो बड़ी अच्छे तरीके से उतारने पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बुरी नजर लगी हुई है जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही और टीम की परफॉर्मेंस जो है वो वापस नहीं आ रही। खैर प्रोग्राम में जी आज बहुत कुछ है, हमने आपके साथ जो शेयर करना है, पूरे जो 2 घंटे हैं आपके साथ डिस्कशन करनी है हमने, आपकी टैलेंट से भी हमने मुलाकात करवानी है। इसके अलावा आप परेशान ना हो, ऑल्दो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए लेकिन फिर भी हम पर बात जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हम आपकी टीचर से मुलाकात कराएंगे, ट्रैवलर से मुलाकात कराएंगे और इसके साथ साथ टैलेंट से मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इस वक्त बात करते हैं सियासत की। जी हाँ जनाब, सियासत की जरा बात कर लें और सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो हुकूमत को जनाब 1 साल हो चुका है मुकम्मल और इस हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं और मुल्क की मईशत को दुरुस्त समत होने का कहा जा रहा है। अगरचे जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी तो आई है, लेकिन जो अवाम है वो महंगाई कम होने के मुंतजर है कि कब महंगाई कम होगी और कोई रिलीफ हमें पहुंचेगा या मिलेगा। उधर माजी में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन का एक बड़ा इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर चुके हैं और गुज़िश्ता रोज उन्होंने कहा कि 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। चोरी के जरिए हुकूमत आइन से डरती है, आई हुई जो हुकूमत है चोरी के जरिए। और महमूद अचकज़ई का ये कहना है कि मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई भी नहीं चलने देंगे। मुल्क की हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है, एक चोरीशुदा इलेक्शन से आए हैं और वो आइन के लफ्ज से घबराते हैं। अगर मैं मजबूर किया गया, ये सारे लोग गवाह हैं, हम असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। और दूसरी जानिब सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं, इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। बानी पीटीआई की एहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही, बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। शेर अफजल साहब पार्टनर हो चुके हैं, ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। खान साहब को उनकी एहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जो कानून और अदालतों के फैसलों के तहत उनका हक है। इस हवाले से मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक खत लिखूं, जो मैं लिखूंगा। और उधर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर आमद पर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द की उनसे मुलाकात हुई, जिसमें पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने सदर आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक वफ्द के अरकान ने सदर आसिफ अली जरदारी से शिकायत करते हुए कहा कि इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है और तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी वफ्द ने हल्कों के मसाइल से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक
वफ्द की शिकायत पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूं कि तहरीरी मुआहदों के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करेगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में तौसी का फैसला भी कर लिया और 20 से ज़ायद वज़रा की तकरीब हल्फबरदारी 27 या 28 फरवरी को होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ये है ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन और इसके अंदर जनाब बहुत से पहलू निकल आए हैं। अब तो अगर हुकूमत के लिए कहें तो एक से बढ़कर एक महाज खुलता चला जा रहा है, क्योंकि अवाम ऑलरेडी खुश की बातें की जा रही थी, दरारें साफ नजर आने लगी हैं उसमें। हालांकि सदर ये कह रहे हैं कि इत्तेहाद हम नहीं छोड़ सकते हैं और वो बजट का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दरारें तो आपको नजर आ रही हैं, इंडिकेशन मौजूद हैं। शायद ये प्रेशर टैक्टिक ही हो हुकूमत पर, लेकिन इसके बारे में वाज़े कुछ नहीं कहा जा सकता है। दूसरी जानिब एक और भी इत्तेहाद बनने को है जी। इत्तेहाद जो अपोजिशन का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है, एक जो उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल उन्होंने भी बात की कि भाई हम भी इस चोरीज़दा हुकूमत को जो है वो मजबूर करेंगे कि ये छोड़ दे और ये आइन से डरती है। इसके अलावा अगर बात करें बानी पीटीआई की, तो उन्होंने एक बार फिर से अली डिसाइड किया है कि चीफ जस्टिस के नाम एक और ख़त वो लिखेंगे। अब जानने की बात यह है कि अब जो ख़त उन्होंने लिखना है चीफ जस्टिस को, उसमें क्या मुतालबा होगा, उसका मतन क्या होगा। इसके अलावा कुछ दीगर खतूत भी थे उनके जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुए। और इसके साथ साथ देखिए, मौलाना अक्सर लीड किया करते थे इस तरह के इत्तेहाद को। इस बार हमें शाहिद खाकान अब्बासी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक चेंज है और इट्स गुड फॉर अ चेंज, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो रिवायती लीडर्स हैं, काफ़ी देर से वो क़यादत करते चले आ रहे हैं। इस बार एक नई क़यादत इमर्ज हो रही है। कामयाब कितनी होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त इत्तेहाद को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पीटीआई को भी कोई एतराज़ महसूस नहीं हो रहा है। और हम देख रहे हैं महमूद खान अचकज़ई भी मंजर आम पर दोबारा वापस लौट आए हैं और वो इस इत्तेहाद का काफ़ी फाल रुकन नज़र आते हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की जो का स्टांस है अपने इत्तेहादी को लेकर, वो भी आपसे शेयर किया है और वो स्टांस उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इस वक्त सदर मुमलिकत की जानिब से बयानात आ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी खामोश हैं इस इत्तेहाद के हवाले से और अभी तक उनकी जानिब पहले बात अली कर चुके हैं और वो भी यही कह रहे थे कि अगर बात सीधे तरीके से ना मानी गई और हमारा जो हक है वो मिना दिया गया, तो फिर हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की थोड़ी सी कह लें कि कोई लफ्जी जंग है, वो तो बड़े अरसे से चली आ रही है और उसी में ही हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूठने मनाने का जो सिलसिला है वो भी आपस में चल जाता है। तो जनाब ये है ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन। इस पर हमने करनी है जी बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? आमिर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनसे दोबारा रब्ता करते हैं और रब्ता जोड़ उनसे सवालात करेंगे कि इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है। ये जोड़ तोड़ काफी वैसे खामोशी है। पहले जो हलचल नजर आ रही थी दिसंबर और जनवरी के दौरान, वो हलचल अब दिखाई नहीं दे रही है, काफी खामोशी दिखाई दे रही है और शायद ये मायूसी तो नहीं चैंपियंस ट्रॉफी हो सकता है कि ये रमजान का टाइम ले रहे हैं और उसके बाद फिर दोबारा से एक्टिव होंगे, जिस तरह से पाकिस्तान तरीके से आप ऑलरेडी कह चुकी है कि रमजान के बाद हम बड़ी तहरीक भी शुरू करेंगे और जिस तरह से ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हो रही थी वो भी होगा। लेकिन अभी जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, अपोजिशन की जो बड़ी बैठक होनी है वो 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होनी है और उसके लिए इसके साथ साथ आपको पता है इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कहते हैं कि जब खामोशी होती है ना तो वो किसी बड़े तूफान का पेश ख्यामा होती है। पहले की खामोशी। आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आमिर साहब से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आमिर साहब सबसे पहले तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने की बात कर रही है और उसी ग्रैंड अलायंस के पेश नज़र हमने देखा कि कल बात भी की गई। वो बात कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई और उन्होंने 26 और 27 फरवरी को कहा कि एक कॉन्फ्रेंस होगी इस्लामाबाद में। हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी जब अपोजिशन तमाम जमातें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो? देखें जी, पहली बात तो यह है कि हिज़्ब इख्तिलाफ का इकट्ठा होना मुल्क के लिए बेहतर होता है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर आता है कि वो बात सुनने पे मजबूर हो, बात कहने पे मजबूर हो। लेकिन इस वक्त तक जो ये सेमिनार कराने के मूड में है कि गुफ्तगू कर रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं है कि आगे चल के ये हिज़्ब इख्तिलाफ मौसर अंदाज में बनेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ये दूर नहीं कर सके अभी तक, क्योंकि उन्होंने फिर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि फिर मैं और गफूर हैदरी ही अवेलेबल होंगे इनके लिए। एक तो वैसे मौलाना का उम्रे का प्रोग्राम था, दूसरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने पीटीआई से इज़हार किए हैं कि ग्रैंड अलायंस बनाने से पहले उनकी जो केपी के अंदर है जो पोजीशन उनको इंतखाबी
हलकों के हवाले से चाहिए, जो इंतजामी मामलात में चाहिए, वो अभी तक पीटीआई ने क्लियर नहीं की। जो बाकी वो साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो शाहिद खान अब्बासी हो, महमूद खान अचकजई हो, तो ये अपने अपने हलकों, और महमूद खान अचकजई 2-3 पश्तून अजला के हवाले से बलूचिस्तान में नुमाइंदगी करते हैं। शाहिद खान अब्बासी की पार्टी अभी इब्तिदा में है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है कि इन्होंने वहां से हैदराबाद भी गए, सिंध में भी गए, और लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा सबको इकट्ठा करें। अभी टाइम लगेगा, लेकिन जितना टाइम गुजर रहा है और माशी तौर पे गवर्नमेंट को कुछ बेहतरी की जो चांसेस मिले हैं बेहतर करने के, उसने इनके लिए और मुश्किल बना दी है कि ये क्या प्लान लेके आएंगे नेशनल ग्रैंड अलायंस का। क्योंकि अभी तक तो ये सेमिनार पे पहुंचे हैं। जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी शाहिद खान अब्बासी की सरबराही में, उसने एक डिजाइन देना था कि ये क्या चाहते हैं, जिसके ऊपर खुद शाहिद खान अब्बासी का बयान आ गया था कि ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई के अलावा कुछ नहीं चाहते। तो अभी काफी टाइम लगना है इनको। मुश्किल सिचुएशन अभी विद इन दी अपोजिशन पेश आ रही है, उसको ठीक करेंगे तो अगले डिजाइन के ऊपर बात हो सकेगी इनके। बिल्कुल ठीक। तो आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हुकूमत फिर से बातचीत की टेबल पर आने की कोशिश करे या पीटीआई को लाने की कोशिश करे, और क्या उनकी इस कोशिश को पीटीआई कमजोरी भी समझ सकती है? देखिए, इस वक्त तक तो गवर्नमेंट ने कोई ऑफर नहीं की ना। पहले 2-4 दफा की थी और फिर ये इमरान खान की तरफ से रिफ्यूजल आ जाता था। अब इमरान खान की जो ऑफर थी लास्ट, जिस पे मुज़ाकरात हुए और गवर्नमेंट ने जवाब आके देना था, तो उस पे ये खुद इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बस डेडलाइन खत्म हो गई। हालांकि इन्होंने अपनी डेडलाइन भी 31 जनवरी मुकर्रर की थी और गवर्नमेंट आई थी शायद 28 जनवरी पे कि 7 वर्किंग डे पूरे हो रहे हैं तो हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। फिर शहबाज शरीफ ने वो पार्लिमानी कमेटी की बात कही थी कि आप उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई बना लें इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि हम उसके लिए तैयार हैं, वो जुडिशल कमीशन पे नहीं जा रहे। तो अब ऐसा क्या प्रेशर ये करेंगे, ये आने वाले दिनों में हमारे सब के लिए देखने का होगा, दिलचस्पी का बायस होगा कि जो पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रही है इस इख्तिलाफ का, वो किस हद तक मजबूत होकर इकट्ठा होकर कोई अपना प्लान ला के सामने कर सकेगा। ये चीजें देखने वाली हैं कि उसके बाद ही कि क्या वो मुस्तहकम अंदाज में अपोजिशन इकट्ठी होकर प्रेशर गवर्नमेंट पे डालती है और अपने मुतालबात रखती है। लेकिन जो लोग इकट्ठे होंगे वो रास्ता देंगे गवर्नमेंट को मेरे हिसाब किताब में कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक्टिविटीज ज्यादा करें, और स्ट्रीट एजिटेशन यानी वो स्ट्रीट के अवामी प्रेशर से हुकूमत को हटाने का प्लान वो नहीं ये बना सकेंगे। ठीक है। और आमिर साहब, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात सामने आ रहे हैं या जिस तरह की नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है, सदर मुमलिकत ने भी कहा कि इत्तेहाद अब मजबूरी बन गया हुआ है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या रोल देखते हैं गवर्नमेंट का? एक से बढ़कर एक महाज खुलता चला जा रहा है। क्यों हुकूमत बज़ाहिर लग रहा है कि सियासी इस्तेहकाम के हुसूल में नाकाम दिखाई दे रही है? देखिए, सियासी इस्तेहकाम के असूल में जहाँ जो कि आपने सदर मुमलिकत की बात की, तो सदर मुमलिकत सियासी इत्तेहाद की मजबूरी के तहत ही सदर बने हैं ना। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बने हैं, गवर्नर इनको दिए गए हैं, वो सियासी इत्तेहादी मजबूरी है ना कि पीएमएलएन के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी फेडरल गवर्नमेंट बनाने की, और पीपल्स पार्टी ने जो पहली ट्राई की थी कि वो पीटीआई के साथ किसी तरीके से गवर्नमेंट बना लेगी, तो वो नहीं बनाने के लिए तैयार हुई पीटीआई। तो फिर दोनों ने अपने अपने मुतालबात के तहत सामने रख के, और बीच में एस्टेब्लिशमेंट ने एक रोल प्ले किया और ये मुआहिदा हुआ कि इनको पीटीआई के मुकाबले में गवर्नमेंट बनानी चाहिए, तो वो बना ली। अब पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो पंजाब में बहुत शेयर चाह रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट में बगैर शामिल हुए हर चीज चाह रहे हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट से रास्ता नहीं मिल रहा, वो पंजाब गवर्नमेंट से बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये चलता रहेगी हल्की फुल्की मौसीकी जब तक एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद दोनों के साथ मौजूद है इस सिस्टम के लिए। तो फिर सदर मुमलिकत जाके जब गवर्नर से मिल लें और बात कर लें, और गवर्नर साहब रोजाना बयानात दे रहे हों, लेकिन उनकी फिर वैल्यू तो नहीं है ना। वो लोगों को तो समझ आ रही है कि ये सियासी तौर पे मफादात हासिल करने की पीपल्स पार्टी की एक कोशिश है, और उसके ऊपर उस तरह से पंजाब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स भी नहीं करती जो गवर्नर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के कुछ लोग आके बात करते हैं कि भाई आपको सिंध की गवर्नमेंट मिली हुई है, आपको बलूचिस्तान की गवर्नमेंट मिली हुई है, आप सदर भी हैं, तो आपका हिस्सा तो पूरा हो चुका जो इत्तेहाद का तयशुदा था। आपको इदारों में नुमाइंदगी मिलेगी, बोर्ड्स के अंदर मिलेगी, वो उसके ऊपर बातचीत होती रहती है। जो गवर्नमेंट का सियासी तौर पे ज़ाहिर है हिज़्ब इख्तिलाफ अभी अपने जो सफ़े हैं वो दुरुस्त कर रही है, इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा नए सिरे से। फिर जब इकट्ठे होकर कोई मुतालबा करेंगे तो फिर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी हमें देखना होगा कि वो क्या होता है। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब बहुत शुक्रिया। सफारा है जो हिज़्ब इख्तिलाफ है और अपोजिशन जो है ग्रैंड की तरफ जा रही है, लेकिन इस वक्त तो एक मुस्तहकम माहौल मुयसर है हुकूमत को, उसमें भी कारकर्दगी दिखाना हुकूमत का काम है।
जबकि हम देख रहे हैं कि महंगाई में सिर्फ कमी हो रही है, मुकम्मल खात्मा नहीं हो रहा महंगाई का, ना स्टेबिलिटी की तरफ उस तरह से हम जा रहे हैं कि जहां पर हम ब्रेक इवन की आवाज़ भी उठा सकें। तो जो हुकूमती दावे थे उस पर खड़े होना हुकूमत का भी अभी बहुत ज़रूरी है, उस पर डिलीवर करना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त हमें होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अब जनाब हम ज़रा बात कर लेते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की, जिसको 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। 27 फरवरी 2019 पाक फ़ज़ाइया के हाथों दुश्मन की बर्तरी के दावे खाकसर हुए थे और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से एक नगमा रिलीज़ किया गया है। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप ये नगमा सुनिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में वक्त है सबसे पहले टी यानी कि टैलेंट से मुलाकात का, और पाकिस्तान के उभरते हुए ताइक्वांडो स्टार सैयद अबू हुरैरा शाह से आपकी मुलाकात कराते हैं, जिन्होंने हाल ही में उन्होंने फ्रांस में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी में कांसी का तमगा जीता है और चैंपियनशिप में तकरीबन 20 से ज़ायद ममालिक शामिल थे, जिसके तकरीबन 2000 से ज़ायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। सिर्फ 19 साल की उम्र में अबू हुरैरा पहले ही 6 बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अबू हुरैरा गुज़िश्ता साल अगस्त में मलेशिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा भी जीत चुके हैं। जी हाँ, मजीद बात करेंगे। हमारे चैंपियन ताइक्वांडो पर सैयद अबू हुरैरा शाह हमारे साथ ही मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? ब्रॉन्ज मेडल आपने अपने नाम किया है, जबकि 20 से ज़्यादा ममालिक के कोई 2000 से ज़्यादा एथलीट्स जो है वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और मतलब इस चैम्पियनशिप में मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मतलब मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। तो हुरैरा ये बताइएगा कि मेडल जीतने का इरादा शुरू से किया था, तहिया पहले से ही था, या जब कंपटीशन में पहुंचे तो आपको पता चला कि आपकी ट्रेनिंग सबसे अच्छी है? जी, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तब से ही मैंने इरादा था बिल्कुल, जब कोई खिलाड़ी मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए जाता है वो जीतने के लिए ही जाता है। हर खिलाड़ी की ये ख्वाहिश होती है कि वो इंटरनेशनल सतह पे जाए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करे और मेडल भी जीते। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाऊँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। वाह, शानदार, बिल्कुल। और हमें बड़ा फ़ख्र है अबू हुरैरा आप पर कि आप इस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ऑलरेडी भी कर चुके हैं, आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। बताएं कि ताइक्वांडो का शौक़ कब पैदा हुआ और कब से प्रोफेशनली खेलना शुरू किया आपने? जी, ताइक्वांडो जो है वो मेरे फादर जो हैं वो ताइक्वांडो के कोच भी हैं और डिस्ट्रिक्ट साउथ के प्रेसिडेंट भी हैं, मास्टर सैयद रहमान शाह। और इसके अलावा ताइक्वांडो जो है वो मैं 2012 से कर रहा हूँ और इसके साथ जो मतलब 2013 से मैंने अपनी फ़ाइट्स का आगाज़ किया, मतलब क्लब लेवल पे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट साउथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मैंने 2018 से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। 2018 से नुमाइंदगी कर रहे हैं और घर में अगर आपको एक ट्रेनर अवेलेबल हो और आपके वालिद की शक्ल में, तो आपको और क्या चाहिए? फिर तो आपको ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखानी ही चाहिए। तो अबू हुरैरा ये बताइएगा, ताइक्वांडो के अलावा क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी, मैं ताइक्वांडो के अलावा पढ़ता हूँ और बस ये इस ताइक्वांडो और स्पोर्ट्स बस इसी में मेरा मतलब मशगला ही यही है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैनेज करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है? ताइक्वांडो की भी ट्रेनिंग को टाइम देना होता है दिन में और पढ़ाई भी डेफिनेटली आजकल बड़ी मुश्किल है, तो किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करते हैं? जी, मतलब क्या कहते हैं, शाम में जो होती है वो मेरी ट्रेनिंग होती है और दोपहर के टाइम पे और क्या कहते हैं उसके बाद भी यानी पढ़ाई को भी फोकस किया हुआ है, तो साथ साथ इसको लेके चल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मतलब ट्रेनिंग भी मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ तो पढ़ाई भी मतलब काफ़ी, तो मतलब साथ ही मैनेज कर रहा हूँ इसको मैं दोनों को। तो ये ताइक्वांडो के जो दाव पेच हैं ये आप अपने बहन भाइयों पर भी लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी बहन भाइयों पे भी नहीं लगाते और वैसे भी मतलब नहीं लगाते। बस जब फाइट होती है तो ज़ाहिर है जब फाइट में तो आपको हरीफ होते तो मतलब उधर तो आपको ज़ाहिर है फाइट करनी होती है ना, तो उस टाइम पे हम करते हैं स्पायरिंग, तो इसके अलावा नहीं। इतने मासूम से आप लग रहे हैं अबू हुरैरा, और आपकी जो फाइट साथ साथ चल रही है ना, जो हमारी ऑडियंस देख रही है साइड पर स्क्रीन पर, वो उसे देखकर लग ही नहीं रहा कि ये वाले अबू हुरैरा है जो रिंग में जाके बिल्कुल ही तब्दील हो गए और फाइट में पता ही नहीं चल रहा कि यार ये कैसे उखाड़ पिचाड़ कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ताइक्वांडो के लिए ट्रेनिंग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट भी इसके लिए कोई स्पेशल आपको लेनी पड़ती है और फिट रहने के लिए? जी बिल्कुल, इसका मेरे साथ तो वैसे फिज़िकली भी मतलब एक प्रॉब्लम है, जो मेरे को ग्लूटेन एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं वीट भी नहीं खाता और रोटी वगैरह ब्रेड ये सब चीज़ें मेरे पे बंद हैं। इसके अलावा मैं ग्लूटेन फ्री जो मतलब डाइट है वो इस्तेमाल करता हूँ,
ये मतलब मेरे को बचपन से ही इस चीज़ की बीमारी भी है मुझे। अच्छा, तो मतलब अभी जब मैं स्पायरिंग के लिए जाता हूँ, जब मेरी फाइट्स होती हैं, तो जो मेरे जो अपोनेंट होते हैं वो -54 कैटेगरी में मैं खेलता हूँ, जिसकी वजह से उनका वेट भी मतलब मेरे से ज़्यादा होता है। 6 किलो 5 किलो का फ़र्क होता है, जबकि मेरा वेट इस वक्त 48 है और जो मेरा मुखालिफ है उसका 54-53 होता है। इसी मतलब बीमारी की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम होता है। फिर भी आप क्या शानदार इसकी वजह से एजिलिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो ताकतवर कैसे होगे। अमूमन यहाँ पर एक तासुर दिया जाता है, तो आपको देखकर तो ये लगता है कि बिल्कुल गलत तासुर है। और आप क्या फिर खाते पीते हैं, वो भी शेयर कीजिए। जी मैं मतलब ग्लूटेन फ्री, अभी जैसे मैं फ्रांस गया, जर्मनी गया, तो उधर मतलब मैं इधर जो पाकिस्तान में है ग्लूटेन फ्री जो मतलब डाइट है वो ज़्यादा तौर पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है। तो बाहर जो है मतलब यही बीमारी जो है वो मतलब यूरोप पे, यूएस में मतलब ये ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसके मतलब जैसे अगर रोटी बने तो उसके लिए मतलब ग्लूटेन फ्री मतलब वो फ्लोर बनाते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब वो जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, मतलब जो आपकी एनर्जी की होती है ना। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मतलब मैं सब चीज़ भी खा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो है मतलब प्रॉब्लम होती है मुझे। इसके अलावा मैं मकई का मतलब आटा इस्तेमाल करता हूँ, मकई की रोटी खाता हूँ और चावल वगैरह खाता हूँ, मीट वगैरह। ओके, ज़बरदस्त। यानी कि एक प्रॉपर डाइट प्लान है जो आपको एक तो अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी फॉलो करना पड़ता है और आपकी ट्रेनिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी हेल्दी डाइट हो। इससे पहले कहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की है और कौन कौन से मेडल्स जीते हैं अबू हुरैरा? जी मलेशिया, सबसे पहले तो मैंने 2018 में जापान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, वहाँ पे भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद थाईलैंड में 2 बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका, वहाँ पे भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। उसके बाद कतर ओपन में और यूएई में। उसके बाद मैं आज से 7 मंथ पहले मैंने मलेशिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, जहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। राइट, तो अब आगे क्या इरादा है आपका? कहाँ कहाँ आपने और जो है चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, और क्या हासिल करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मतलब मैं इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए हमेशा मतलब मेडल जीतता रहूं, और यही मेरी मतलब चाहत है कि मतलब हमेशा पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतता रहूं। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मतलब हमारे इस सपोर्ट ना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जैसे मैं भी आपको बता दूं कि मतलब मैं फ्रांस चैम्पियनशिप के लिए गया, तो मुझे सिर्फ जो टिकट था वो मेरा कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की तरफ से स्पॉन्सर किया गया। इसके अलावा जो तमाम एक्सपेंसेस थे वो मतलब ख़ुद करने पड़े। मतलब जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब को भी मतलब दरख्वास्त दी थी, और मैंने ख़ुद बाय हैंड उनको लेटर भी जमा किया कि मतलब वो मुझे इस चैम्पियनशिप के लिए सपोर्ट करें, लेकिन उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया। इसके अलावा गवर्नर सिंह साहब हैं, उनको भी मैंने क्या कहते हैं मैसेज किया व्हाट्सएप पे डायरेक्टली, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले जब मैं मलेशिया से जीत कर आया था, करते हैं सैयद अबू हुरैरा शाह के आपको इस सपोर्ट किया जाए, आपको स्पॉन्सर्स मिले। आए रोज़ हमारे किसी ना किसी एथलीट का यही मसला होता है, तो खुदारा उनकी जो सपोर्ट है वो उन्हें ज़रूर दीजिए। ये उनका राइट है, ये उनका हक है, क्योंकि वो पाकिस्तान का परचम बुलंद करें। बहुत शुक्रिया सैयद अबू हुरैरा शाह हमारे साथ मौजूद थे, चैंपियन ताइक्वांडो फाइटर। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, अब बड़ी डिफरेंट किस्म की एक कंपटीशन का जिक्र करते हैं जिसका इनकाद किया गया, जिसमें पंजाब के जो सरकारी असातिज़ा के दरमियान एक तदरीसी मुकाबला हुआ। वैसे देखा जाए तो ये हुकूमत का लिए बड़ा अच्छा और काबिल सत्ताइश अमल है, और ये अपनी नौयत का पहला तदरीसी मुकाबला था जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पीरा गायब की मारिया अकरम ने अपने नाम किया है। और मेहनती और काबिल सरकारी टीचर मारिया अकरम स्कूल में बच्चियों को रियाजी की तालीम देती हैं, और मुकाबले में कामयाबी के बाद उन्हें नकद इनाम से भी नवाजा गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है माशाल्लाह। और मजीद ये मुकाबला किस नौयत का था और मारिया अकरम ने कैसे जीता, उन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल मारिया, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। कांग्रेचुलेशंस, आपने ना सिर्फ मुकाबला जीता है बल्कि नकद इनाम भी आपको मिला है, और बिल्कुल ये एतराफ़ है इस चीज़ का कि आप इंतहाई काबिल टीचर हैं। ये बताइएगा कि मुकाबले में आपको क्या करके दिखाना था और किस नौयत का था ये मुकाबला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मुकाबला था कि जैसे बीइंग अ टीचर मुझे टीचिंग मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी थी कि मैंने इफेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ाना था। 3 मिनट की वीडियो थी जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड करके जो टीम पाकिस्तान टीम है उसको फॉरवर्ड करनी थी, और फिर उनको मुल्तान लेवल के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उन्होंने कंपटीशन करवाया, और फिर उन्होंने प्रोविंस लेवल पे इनको कम्पीट किया, और फिर उन्होंने कहा कि प्रोविंस लेवल पे आपकी फर्स्ट पोजीशन है।
इस तरह ये मतलब सारा प्रोसेस हुआ। बेसिकली 3 मिनट की वीडियो बनानी थी, लेट मी एक्सप्लेन। 3 मिनट की वीडियो बनानी थी, इफेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे इंड्यूसिव इन्वायरमेंट हम बच्चों के साथ सपोर्टिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैंड्स ऑन एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाते हैं, वो वाली एक्टिविटीज को फोकस किया गया था। और पहले उन्होंने कहा कि अब मुल्तान लेवल पे फर्स्ट प्राइज है आप लोगों का। फिर जब हम लोग लाहौर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ आपको मुल्तान में फर्स्ट प्राइज है बल्कि पूरे पंजाब में भी आपकी फर्स्ट पोजीशन है। जबरदस्त, माशाल्लाह। मारिया, मुझे बताएं कि जिस तरह से आप बता रही हैं इस कंपटीशन की कोई स्टेजेस भी थी कि पहले क्वालिफाई करना था, फिर उसके बाद दोबारा एक बार तो आपने वीडियो जमा कराई और फिर उसकी बेसिस पे आप क्वालिफाई हुई, इसकी स्टेजेस भी थी कोई? और ये भी बताइएगा कि कंपटीशन था कितना टफ, कितने ज़्यादा और जो टीचर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था इसमें? बेसिकली मतलब 3 मिनट की जो वीडियो बनानी थी उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ जस्ट एक कंपटीशन था, एक वीडियो फॉरवर्ड करनी थी। जश्न स्टीम के नाम से कंपटीशन था। इसमें टोटल 4 कैटेगरीज थी और 3 कैटेगरी फॉर द स्टूडेंट्स एंड 1 कैटेगरी फॉर द टीचर, व्हिच नेम इज जश्न स्टीम उम्दा तदरीस। और उसी के बेसिकली उसमें जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में से मोर देन 400 वीडियोस फॉरवर्ड हुई, किसी में 500 फॉरवर्ड्स हुई। फिर उनमें मैंने सिलेक्शन की, यहाँ पे 5 SS की, SSS की, यहाँ पे ज्यूरी बिठाई गई जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने इसको एवेलुएट किया कि ये आइदर कि जो ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है इनकी इतनी परफेक्ट है कि हम बच्चों को अडॉप्ट करवाया जा सके, बच्चे जो है इससे मतलब फन वे के साथ इसको मतलब के गेन कर सकते हैं नॉलेज को। तो फिर उसके बाद जो प्रोविंस लेवल पे था वो अलहदा से एक ज्यूरी थी, 5 जो उनके प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने इस चीज को एवेलुएट किया और देखा कि इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो सबसे बेस्ट है। बिकॉज आप इस जो है इस मुकाबले की विनर हैं, तो आप कितना ऐसे इक़दाम समझती हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से था कि ऐसा मुकाबला करवाया जाए जिसमें ना सिर्फ टीचर्स बल्कि जो तालिब इल्म हैं वो भी इन्वॉल्व हों? आपको क्या लगता है कि कितना एक्टिवेट किया है उन्होंने जो इस सारे टैलेंट को जो तलबा में मौजूद है और टीचर्स को जो पढ़ाने के लिए आते हैं? में बहुत जबरदस्त किस्म का ये इनिशिएटिव है मैडम मरीम नवाज साहिबा का, राना सिकंदर हयात साहब का जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है। और ये जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं इससे बहुत ज्यादा बूस्टअप होती है। इवन जैसे अब बीइंग अ टीचर यहाँ सराउंडिंग में जितने भी टीचर हैं जिनको भी मिला है वो लाजमी तौर पर बूस्टअप हुए हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने भी इस चीज में पार्टिसिपेट और एक्टिवली करना है और इफेक्टिव वे में करना है। और इससे न सिर्फ बच्चों के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे हम स्ट्रीम है, मैं फोकल पर्सन भी हूँ स्ट्रीम की अपने स्कूल की, तो उसमें हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाती हैं और जो हम लोग बोरिंग है लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं क्लास में, उस चीज को बिल्कुल हटके वो कहते हैं कि आप लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज की तरफ आए, बच्चों की एक्टिविटीज हो, लर्निंग हो, बच्चों की बच्चे फन वे में आए, बच्चे ये ना हो कि हम लोग बोर हो गए, हम लोग बच्चे फेडअप हो जाए कि यार इतना ज्यादा सिलेबस है हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने स्ट्रीम में ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया। इससे जैसे अब पहले इंसेंटिव्स दिए 2 लाख के, अब जो कल जो है वो स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी ऑफर कर रहे हैं, मतलब मरियम नवाज साहिबा उन्होंने अनाउंस किया था कि वो जितने भी विनर्स थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के उन सबको लैपटॉप्स देंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को उन लोगों ने कल जो है मतलब फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया गया और लाहौर में। ठीक है, तो मारिया मुझे ये बताइए कि आपके स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनकी टीचर इस तरह से एक तो नॉमिनेट हुई और फिर पूरे पंजाब में उनको ये कह लें कि अवार्ड मिला, उनको काबिल टीचर करार दिया गया, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था आपके? स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। मुझे तो वहाँ लाहौर में ही मुझे कॉल्स मैसेज, जैसे ही मैंने स्टेटस ऐड किया अपने चैनल पे भी, अपने उस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, तो वो मुझे वहीं से भी कॉल्स आने लगी। मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैं यहाँ स्कूल आई तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा ऑनर किया, मैडम ने बहुत ज़्यादा ऑनर किया, स्कूल डेकोर किया हुआ था और मुझे शील्ड भी प्रेजेंट की, पेनाफ्लेक्सीज मतलब कि बुक्स थे, फ्रेंड्स की तरफ से गिफ्ट्स मिले। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऑनर था। बहुत इवन सीईओज जो हमारे एजुकेशन में मतलब कि मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के सीईओ डीओज वो आए, उन लोगों ने हमें मुझे शील्ड दी और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपके स्कूल के लिए हमारे ऑनर की बात नहीं है बल्कि पूरे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ऑनर की बात है। और आपके स्कूल प्रिंसिपल्स वगैरह का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि जो उनके स्कूल की टीचर? बहुत ज्यादा खुश थे। मैम तो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पता नहीं था हम लोग, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो विनर थी, तो मैंने मैम को कहा, तो मैम ने कहा बहुत अच्छी बात, आप लोग वहाँ पे
जाए, तो हम लोगों को बहुत कैजुअल था, जो चले वहाँ जाएंगे, एक फोटो सेशन होगा, लोगों से मिलेंगे, कोलैबोरेशन होगी, चलो मजा आएगा। तो लेकिन जब हम लोग वापस मतलब वहाँ पे पहुंचे हैं, तो उन्होंने जब मुझे बताया, मुझे कहा, मैं पीछे पंडाल में थी, जैसे दूसरे टीचर्स मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि मिस मारिया आप आगे आ जाएं और आप जो है ना मतलब विनर हैं पूरे प्रोविंस की। मैंने मैडम को बताया, तो मैडम बहुत ज्यादा खुश हुई। वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो सीईओ थे वो भी मौजूद थे, और उन्होंने भी मुझे कहा, मतलब उन्होंने भी मतलब कोलैबोरेट किया मेरे साथ, मुझे मतलब बहुत ऑनर दिया, बहुत मजा आया, बहुत फैसिनेटिंग था वो वाला लम्हा। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मारिया, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी टीचर्स को जो आपको सुन सकते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए क्या करें? वैसे मैं ये मतलब सब टीचर्स नो डाउट गवर्नमेंट सेक्टर में अब तो बहुत ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है, तो सबको यही कहेंगे कि आप लोग, आपकी जो हार्डवर्क है वो लाजमी तौर पर आप लोगों को पे होती है। बिल्कुल मारिया, हार्डवर्क है वो लाजमी तौर पर आपको पे होगी, जो आप भी जो अगर आप मेहनत करें तो आप लोगों को लाजमी तौर पर डेफिनेटली वो होगा। और मेरी जिंदगी का मकसद भी यही था कि जो वुमेन एम्पावरमेंट आए, और जो पाकिस्तान में एजुकेशन में गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसमें मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा इस चीज में पार्ट प्ले कर सकूं, और गर्ल्स को एम्पावर कर सकूं और वो इंडिपेंडेंट हो सकें, और जो पाकिस्तान, वो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो। फ्यूचर ब्राइट हो। मारिया, थैंक यू वेरी मच हमसे रहने के लिए, और गालिबन आपको कॉल आ रही है, आप जरूर उसे उठाइए, और मेरा ख्याल है कांग्रेचुलेशंस की कॉल होगी, आपको मुबारकबादें हर तरफ से आ रही हैं, हमारी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। वेलकम बैक। सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब में आज वकार अहमद मलिक हवाई रोजी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक फ़िज़ाई मेज़बान ने लिखी है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। आज की जो किताब है उसका नाम है हवाई रोज़ी, और खावर जमाल साहब ने इसको लिखा है। हवाई रोज़ी की ये जो किताब है, इसका मौजू है एक फ़िज़ाई मेज़बान की आप बीती। अब ये क्यों दिलचस्प किताब है और क्यों आपको पढ़नी चाहिए, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो किताब का नाम है हवाई रोज़ी, कितना ज़ू मानी एक तरकीब उन्होंने इस्तेमाल की है। हम अमूमी तौर पे आपको मालूम है कि माशरे में कहते हैं कि वो फ़लाँ की हवाई रोज़ी, ऐसी रोज़ी जिसका कोई पता ना हो, मुस्तकिल ना हो। और दूसरा ये है कि हवाई रोज़ी यानी कि फ़िज़ाई मेज़बान है, तो उस मुनासबत से इन्होंने अपनी किताब का नाम जो है हवाई रोज़ी रखा है। खावर जमाल साहब कमाल आदमी है। इनका तारुफ़ करवाते हुए आरिफ वकार साहब ने बड़ा खूबसूरत एक जुमला लिखा है कि इनकी बातें कच्चे नारियल का पानी हैं, चीनी और फूड कलर की मिलावट से बेनियाज ये मशरूब आपके मशाम जहाँ को सैराब करता हुआ सीधा आपकी रूह में उतर जाता है। अगर हम दूसरे जन्म पर यकीन रखते तो दुआ करते कि अगली बार खावर जमाल एक एयर होस्टेस के रूप में नमूदार होता कि इस किताब का एक निसाई एडिशन भी मंजर आम पर आ सके। फ़िज़ाई मेज़बान पे कैसे ज़िंदगी गुजरती है, फ़िज़ाई मेज़बान जो है वो चीज़ों को कैसे देखता है, उसके तजर्बात किस कदर अनोखे होते हैं, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये शोबा ऐसा है, ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सरप्राइज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आम डगर से, आम ज़िंदगी से बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। वो तजर्बात जो हैं वो इन्होंने इस किताब में बयान किए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जनरली आप जब फ़िज़ाई मेज़बानों को देखते हैं और वो एक रोबोटिक तरह का एक बिहेवियर और वो तमाम चीज़ें, उसके पीछे एक दूसरे के साथ मिलकर ये कैसे काम कर रहे होते हैं और एमरजेंसी की सिचुएशन में क्या सूरत हाल डेवलप होती है, किसी हादसे की शक्ल में अगर इनके कोई दोस्त या वो छिन जाएँ तो इन पर नफ्सियाती असरात क्या होते हैं। फ़िज़ाई मेज़बान जो है वो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ से मिलता है, क्योंकि जहाज़ों में जब आप सफ़र करते हैं और सफ़र के दौरान जो है वो इंसान खुलता है, तो वो जो असल चेहरा है वो फ़िज़ाई मेज़बान देखता है। इसी तरह मुख्तलिफ ये जो शोबे होते हैं जिनमें आप बराह रास्त इंसान से मुंसलिक होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का शोबा हो सकता है, वो कोई भी ऐसा शोबा जिसमें आप पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो इस तरह का जो भी शोबा है वो आपको बहुत हद तक जो नफ्सियाती इदराक दे देता है कि इंसान जो है वो किस तरह के मामले में किस तरह के रवैये इख्तियार करता है, और रवैयों का वो आपको मास्टर बना देता है। तो फ़िज़ाई मेज़बानी भी एक ऐसा ही शोबा है जो कि आपको इस हवाले से मास्टर कर देता है कि इंसानी रवैये जो हैं वो किस तरह और किस तरह की सिचुएशन में किस तरह होते हैं, यानी किसी एमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे होते हैं, जनरली अमूमी तौर पे लोगों का क्या रवैया होता है, मशहूर लोगों का क्या रवैया होता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हवाई रोज़ी में आपको पढ़ने को मिलती हैं। अब पहली परवाज़ की रुदात सुनाते हैं कि परवाज़ की रवानगी के वक्त से 3 घंटे पहले अमले का पिकअप लाजमी होता है। यानी अगर परवाज़ की रवानगी का वक्त सुबह 8 बजे है तो अमले की गाड़ी आपको लेने के लिए 5 बजे आपके घर के बाहर मौजूद होगी।
चुनाचे आपको 4 घंटे पहले उठना होगा अगर आप सो रहे हैं। अगर रात को परवाज की रवानगी 2 बजे है तो 11 बजे पिकअप वैन मौजूद होगी। अब इन औकात में आपने सोना है, जागते रहना है, खाना पकाना है या बर्तन धोना है, ये आपकी मर्जी। परवाज पर आपने तरोताज़ा पहुंचना है, क्योंकि अगर आप सूखे और बासी पहुंचे तो ना आप ये नौकरी सही तौर पर अंजाम दे पाएंगे और अपने साथ साथ मुसाफिरों की ज़िंदगी भी दाव पर लगाने के ज़िम्मेदार होंगे। और जी हाँ, आमले की जहाज़ पर मौजूदगी की सबसे पहली वजह और ज़िम्मेदारी मुसाफिरों की हिफाजत और हंगामी हालात में जान बचाना है। ये जो दौरान परवाज़ वलीमा चल रहा होता है, ये सानवी चीज़ है, मगर हमारे यहाँ इसको तरजीहात अव्वल में शुमार किया जाता है। एक जगह लिखते हैं कि मुलाहिज़ा फरमाइए कि इस्लामाबाद से लाहौर की परवाज़ है, इस पर चाय के लिए ताज़ा दूध ऐसे मांगा जाता है जैसे अमले ने हंगामी हालात में निकलने वाले दरवाजे के साथ मौजूद हैंडल में रस्सी बांधकर कोई भैंस बांध रखी है, और आपके कहने पर अमला आस्तीन ने चढ़ाए भैंस के साथ राजो न्याज में मसरूफ़ अमल है कि हजूर चाय में ताज़ा दूध पसंद करते हैं। इस तरह मुख्तलिफ इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं हवाई रोज़ी में लिखे हैं। इनको तरबियत किस तरह की होती है। मसलन मैं अमूमी तौर पे ये सोचता था कि जितने भी लोग क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं, जिनको बंद जगहों से खौफ आता है, तो बंद जगहों से जो खौफ इस हवाले से जहाज़ की जो सवारी है वो काफ़ी तकलीफदेह होती है ऐसे लोगों के लिए। और इस तरह के जो नफ्सियाती अमराज होते हैं, इनके हवाले से जो हवाई मेज़बान हैं उनको किस तरह तरबियत दी जाती है, किस तरह की अगर कोई पैनिक सिचुएशन, किसी इंसान को इस तरह का पैनिक अटैक होता है तो क्या करना है, और हेल्थ के हवाले से अगर कोई ऐसा इशू होता है तो क्या करना है। और इसी तरह ये जो डे टू डे रूटीन की जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अंदाज से खावर जमाल ने लिखी। खावर जमाल जो है ये हसनैन जमाल के भाई हैं। हसनैन जमाल मारूफ राइटर हैं। एक तो उनकी हिस्से मिजाज बहुत खूबसूरत है, और दूसरी ये है कि ये जो उनके दिल पे गुजरती है ये रकम कर देते हैं। ज़ुबान अच्छी है, मुहावरा अच्छा है। ये किताब हवाई रोज़ी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत किताब है। रोज़मर्रा के छोटे छोटे वाक़यात हैं जो कि उस शोबे से मुतल्लिक हैं जिस शोबे के हवाले से हम बहुत कम जानते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब हम छिड़केंगे नमक आपके और अपने जख्मों पर। हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की, जो कि पाकिस्तान में जारी है। तो जनाब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी की बात करें, उसमें ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाने वाला अहम मैच बगैर गेंद फेंके ही मंसूख कर दिया गया। ये मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था, ताहम मुसलसल बूंदाबांदी की वजह से टॉस भी नहीं हो सका, और फिर सेमीफाइनल में जगह बनाने के तनाजुर में ये दोनों टीमों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि जो विनर टीम थी सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जगह बना सकती थी। जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ पहले, ऑस्ट्रेलिया भी 3 पॉइंट्स के साथ ही दूसरे नंबर पर है। और दूसरी जानिब अगर बात करें माशाल्लाह से अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो हालिया बदतरीन कारकर्दगी के बारे में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो टाइटल जीतने का ख्वाब है ना, उसे उन्होंने चकनाचूर कर दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खेल की तीनों शोबों में अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो नाकिस रही, शायकीन को शदीद मायूस किया। भारत से खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मैच में भी खिलाड़ी इतने प्रेशर में खेले और बैटर्स बॉलर्स ने नाकिस खेल का मुजाहरा किया। अगर हम बात करें फील्डिंग की, तो आसान कैचेस बहुत आराम से छोड़ दिए गए, जैसे लग रहा था कि जो हमारी टीम है बगैर तैयारी के ही मैदान में उतरी और खेल रही है। बहरहाल अब कौमी क्रिकेट टीम ने पूरी कौम को मायूस तो कर दिया है, अब इसकी जिम्मेदारी लेता कौन है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कौमी टीम की शर्मनाक कारकर्दगी है, इस पर कोई एक्शन लेकर एक मरतबा दोबारा खामोशी इख्तियार करेगा, और आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रही हैं, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अली, आपको और हिना दोनों को सुबह खैर। सुबह खैर। डॉक्टर साहब, बल्कि मिर्जा साहब, डॉक्टर ऑफ क्रिकेट है ना, तो डॉक्टर साहब मुंह से निकल गए। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत मिस किया हमने, हम जब मैच हारे ना बहुत मिस किया आपको, और हम सोच रहे थे कि आपसे बात करें, पूछे क्या बुनियादी वजूहत थी जिसकी वजह से। तो आज जो हमने देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच कैंसिल हुआ, तो एक बार फिर हमें मौका मिल गया कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो है ना जो हारने की शिकस्त की वजूहत जान सके। तो बताइएगा आपको क्या लगा, क्या हुआ? ये इंट्रो में बता रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो उनका जो टाइटल जीतने का ख्वाब था वो अधूरा रह गया। यहाँ तो एक मैच भी नहीं जीते हम।
आपने मुझे डॉक्टर कहा, सबसे पहले नीम हकीम खतरे जान होता है। अगर मैंने आपका ऑपरेशन कर दिया तो पता चला कि किडनी निकाल के कहीं और लगा दी, सर्जरी कर दी और कैंची अंदर छोड़ दी, तो फिर आपको कैंची तंग करती रहेगी। बहरहाल अब हम बात करते हैं क्रिकेट की अली, और क्रिकेट की बात ये है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी तो मायूस कुन रही। अभी तो हम मरसिया पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, नोहा पढ़ रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम 23 फरवरी को हारी, आज 26 फरवरी है, 3 दिन ही हुए। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि वक्त गुजरता है, वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जिस तरह कह रही थी ना कि नमक छिड़कना है जख्मों पे, अब नमक नहीं छिड़कना, अब तो मरहम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना काम करता चला जाएगा। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद हम सब कुछ भुला देंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो गुज़िश्ता 3 साल में हमारे 4 चेयरमैन, 8 कोचेस, 4 कप्तान, 26 सेलेक्टर जो है वो आए हैं। और अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 3 बरस में जो हमारी कारकर्दगी रही, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की बॉटम पर है, 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो गए, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से बेपनाह प्यार करते हैं, पर 25 करोड़ अवाम के दिल धड़कते हैं। इतवार वाले दिन तो सबने तैयारी की हुई थी कि मैच देखेंगे, कहीं कोई घूमने नहीं गया, घर पे ही रहा और मैच देखता रहा। लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कुछ सोचे, और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो नहीं, मुझे लग रहा है कि 9 मार्च के बाद बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अच्छा, तो मिर्जा साहब अगर हम बात करें नाकामी के पीछे जो मेन रीज़न थी उसकी, वो क्या रही आपके ख्याल में, और किस हद तक आपने मैच प्लानिंग और स्ट्रेटजी का फुकदान देखा? देखिए, एक तो सबसे मेन रीजन नाकामी के पीछे टीम का गलत इंतखाब था, जिस पर मुझ समेत क्या तमाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने बड़ी तनकीद की। बैलेंस टीम नहीं है, गैर मुतवाज़िन टीम है, एक स्पिनर एक ओपनर लेकर गए और फिर बेचारा वो अकलौता ओपनर भी जख्मी हो गया, फखर जमान, फिर उसकी जगह इमामुल हक को लेकर आए। तो ये नाकिस हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा। लेकिन टीम मैनेजमेंट, कप्तान वगैरह, कप्तान तो कहते हैं आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ के साथ दवा की भी जरूरत होती है। तो टीम मैनेजमेंट वगैरह जो थे वो बज़िद थे कि नहीं, हमारे पास तो बेहतरीन एक ही स्पिनर है, वो 11 बहनों का अकलौता भाई है अबरार, वो जो है वो सब कुछ कर लेगा, और हमारे पास अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी टीम है। लेकिन क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल मिर्जा साहब, 11 बहनों का इकलौता भाई जो फखर जमान भी था, जो इंजर्ड हो गया और उसके बाद कोई भाई बचा ही नहीं, तो उस पर क्या कहेंगे? एक हमारे पास ओपनर था और एक ही हमारे पास स्पिनर था, और अगर उनको कुछ हो जाता जिस तरह फखर को हुआ तो उस सूरत हाल में वही सब कुछ होना था जो होना था। ये एक्सपेक्टेड था, लोग ये इसकी तवक्को कर रहे थे पहले से ही। इसका जवाब मैं आपको ऑफ एयर दूंगा, लेकिन मैं पहले बता दूं कि फखर जमान जो है वो बेचारा, उसकी बदकिस्मती उसका टाप कर रही है। नवंबर 2023 के बाद वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेला, जो उसने परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलोर में, आखिरी मैच 11 नवंबर 2023 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। फिर उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल की शिकायत कर दी, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा, और सोने पे सुहागा उसने किंग बाबर आजम के हवाले से ट्वीट कर दिया, जिसकी वजह से वो अताब का शिकार रहा। ओपनर्स हमारे पास बहुत है, आप अंदाजा लगाएं अली के जो हमारी टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज एक तवील 20-22 साल के बाद जीती, तवील अरसे के बाद, उस टीम के 7 खिलाड़ी नहीं थे। चले सायम अयूब तो अनफिट हो गया है, लेकिन बाकी 6 भी टीम में नहीं थे। तो क्या आपने स्ट्रेटेजी प्लान की? आप इससे तो पता चलता है ना कि आपकी स्ट्रेटेजी सही नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर के लिए टोटल 26 क्रिकेटर्स को आजमाया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आपने एक तो जुमा बाजार लगा दिया, और जब आपका वक्त आया कि आपकी टीम को अच्छा परफॉर्म करना है तो टीम बैठ गई। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीजों पर देखना पड़ेगा, कप्तान साहब को भी देखना पड़ेगा, जो बड़े बड़े दावे करते थे किंग कर लेगा, तो उनसे पूछें किंग कहां गया? किंग तो कोहली साबित हुआ, जो आउट ऑफ फॉर्म होता है हमेशा हमारी टीम उसको ना फॉर्म में ले आती है। पाकिस्तान के खिलाफ वो हमेशा हमने कोहली को जिंदा कर दिया दोबारा से। ये तो सेहरा हमारे सर जाता है मिर्जा साहब, ये तो हमने किया। अच्छा, यानी ये आप जो इस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब तो ये है कि फिर जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ तभी से ही हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए थे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। देखें, खुशदिल शाह को रिजवान लेकर आए, उन्हें जस्टिफाई कर रहे थे कि वो ऑलराउंडर है। भाई वो किधर से ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेते हैं लेकिन वो लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्हें बना दिया।
फिर फहीम अशरफ आ गए, तो आपकी टीम का बैलेंस सही नहीं था। मोहम्मद हसनैन को आपने जो है वो टूरिस्ट के तौर पर टीम के साथ रखा है, हर जगह जाता है और खिलाते विलाते है नहीं। तो मेरे ख्याल में फिर स्ट्रेटेजी आपकी कहाँ गई? आकिब जावेद बड़े जबरदस्त आदमी है, आकिब जावेद को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ कि वो मेरिट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती की हेड कोच बनकर। अब तमाम तोपों के रुख जो है, तोपों के दहाने वो आकिब जावेद की तरफ आ गए और रिजवान की तरफ। रिजवान ने भी कोई अच्छी कप्तानी नहीं की, और जिस तरह वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो फ्लो में इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, खुदा के लिए उर्दू बोले ना, बजाय इसके कि इंग्लिश बोलते हैं। इटालियन फुटबॉलर्स भी हैं, स्पेनिश भी हैं, वो अपनी जबान बोलते हैं अगर आपको नहीं आती, लेकिन वो पता नहीं अनशन जो सवाल चना जवाब गंदुम। मैं तो हैरान होता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग की जरूरत है। मैंने शाहिद आफरीदी को देखा, 96 में आया, बिल्कुल रॉ था, लेकिन वो ग्रूम कर गया। शोएब मलिक को मैंने देखा, शोएब मलिक 99 में आया, उसकी क्या ग्रूमिंग हुई। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे कप्तान साहब जो है बस वो कुदरत के निजाम पर ज्यादा यकीन रखते हैं। राइट, तो मिर्जा साहब ओडीआई में तो हमारा ठीक रिकॉर्ड जा रहा था, हम T20 में और टेस्ट में लैग कर रहे थे, लेकिन ये जो पिछली सैमुल की जो सीरीज थी और ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है, इसमें ऐसी सूरत हाल सामने आई है जिसमें बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी तो एक तरफ है, टीम तो खेली ही नहीं है, तकरीबन ना खेलने के बराबर है। आपकी होम ग्राउंड हो, उस पर एक मैच भी आप जीत ना सके, ऐसी सूरत हाल पहले देखने में तो नहीं आई थी। ये एक मैच तो जीते थे अली, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 352 रन का टारगेट अचीव किया था। 260 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई थी मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा के दरमियान। उस मैच को जीतकर शायकीन क्रिकेट इस बात की तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम फॉर्म में वापस आ गई, लेकिन वो वन से ना ग्लूम जो थी ना वो परफॉर्मेंस थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों पर गौर करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को। फिर एटीट्यूड देखें, अब अबरार अहमद विकेट लेने के बाद शुभमन गिल को किस तरीके से कह रहे थे चले जाओ भाई, तुमने 5 विकेटें लिए हैं या तुमने टीम को जितवा दिया है, समझ में नहीं आता कि इन लोगों को। और उनके बारे में तो वो पीसीबी ने अब से 1.5 साल पहले एक वीडियो जारी की थी इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल की, जहां क्रिकेटर उनके कमरे में जमा थे और वो कहते हैं कि अबरार चाय बड़ी अच्छी बनाता है, वो वीडियो। अब आप बताएं, चाय बनाने के बजाय तुम्हारा असल काम है क्रिकेट पे तवज्जो देना, जिसकी वजह से लोग तुम्हें पहचानते हैं। अब अगर चाय बनाएगा तो फिर चाय का कोई होटल ही खोल ले, अगर चाय बनाता है। अबरार तो स्टाइल भी अच्छे बनाता है। हाँ, मेरे साहब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बार बार बात यही हो रही है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते एग्रेसिव क्रिकेट? क्यों हम 10 ओवर में 22-23 ही बनाते हैं, फिर आगे की परफॉर्मेंस तो क्या ही बात होनी है। क्यों हम इस चीज में पीछे हैं और क्यों हमें अभी तक ख्याल नहीं आ रहा कि हमें अब एग्रेसिव मोड में खेलना पड़ेगा? ना, हमें खौफ रहता है, फियर रहता है हमेशा के हमारी टीम से जगह ना निकल जाए। हम 30-40 करके अपने आप को सिक्योर समझते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें एक डर है, एक खौफ है कि भाई अगर हमने रन नहीं स्कोर किया। अब आप देखें, रिजवान ने 46 रन बनाए, उनको तो इनिंग्स को आगे लेके जाना चाहिए जैसे वो बोल्ड हुए। तो हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बजाय इसके कि लंबी इनिंग्स खेले, विराट कोहली के एग्जाम्पल सामने है ना कि जो आखिर तक फिनिश करके आया, हमारे प्लेयर फिनिश नहीं करना चाहते, कहते 40-50 हो गए पक्के। फिर सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ डॉट बॉल्स का है, इतनी इनको डॉट बॉल से मोहब्बत है कि 25-25 ओवर डॉट बॉल खेल जाते हैं। कहीं ये डरे तो नहीं होते कि कहीं खेलना शुरू करेंगे तो आउट हो जाएंगे? नहीं, डरते तो नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, वो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कि इनको थोड़ा सा खौफ रहता है कि नाकामी का खौफ रहता है कि खुदा न खास्ता नाकाम हो गए तो कहीं बाहर ना हो जाए। हालांकि एक माफिया टीम में है, बाहर नहीं होने देगा। जो लड़के किसी के साथ हैं वो टीम में रहेंगे। अब आप देख लीजिएगा इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अब तो रमजान आ रहे हैं अली, आप जरूर जाइएगा तरावी पढ़ने, दुआ कीजिएगा पाकिस्तानी टीम दोबारा से जो है वो बिल्कुल है ना, आपने वादा कर लिया ऑन एयर, तो जरूर आप दुआ कीजिएगा पाकिस्तानी टीम की कामयाबी के लिए आइंदा आने वाले दिनों में। हम सब दुआ करेंगे मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर, और बड़ी ही क्या कह रहे ना खुशगवार और तकलीफ दे परफॉर्मेंस रही है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, कुछ ही देर में आते हैं वापस।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। आगाज़ में हमने मौसम की बात की थी, तो जनाब मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि लाहौर में कैसा मौसम तब्दील हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ना अपने पहाड़ी इलाकों की, तो वहाँ पर अफसोसनाक भी वाक़ा देखने में आया। ग्रेस वैली की बात करें, जहाँ 3 अफराद बर्फानी तोदे के नीचे दब गए और एक शख्स को जिनमें से रेस्क्यू कर लिया गया, जिंदा बचा लिया गया। वादी नीलम के इलाके ग्रेस वैली में 3 अफराद बर्फानी तोदे के नीचे दब गए और दबे अफराद में से एक शख्स को रेस्क्यू किया गया था। और फिर उधर वादिया कागान के सियाहती मकामात शोगरान, सिरिपाई, नारान और जो मुल्हिका वादियाँ हैं, वहाँ पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। गेज़र की बात करें तो वादी यासीन में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी यासीन में भी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात देखने में आ रही हैं। बिल्कुल, और इन वादियों में आप बर्फबारी देखते हैं, तस्वीर में तो बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितनी ये खूबसूरत हैं उतनी डेंजरस भी सूरत हाल बन जाती है। तो यहाँ पर रहने वाले जो मुकीन हैं उनको तो आदत है, हर साल वो नबरदाज माह होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पर ट्रैवल करने जा रहे हैं, खास ख्याल रखें कि यहाँ पर जाते हुए अपनी गाड़ियों को फिट रखें कि वो यहाँ पर ट्रैवल कर सके। अगर आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, बिल्कुल, तो आप डिफरेंट गाड़ियाँ वहाँ पर जो ऑलरेडी मौजूद होती है उनको इस्तेमाल करें, उन्हीं ड्राइवर्स की खिदमत जो है हासिल करें। इसके अलावा आपको बताते चले कि सिंध में बच्चों के लिए अच्छी खबर है, बहुत अच्छी अनाउंस करें आप उनके लिए कि वो एक नवीं अट्रैक्ट 10वीं हों। जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे जनाब। आपके लिए खुशखबरी है, सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख रमजान मुबारक के बायस तब्दील कर दी गई है और मैट्रिक के इम्तिहानात 7 अप्रैल से मुनक्किद होंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे और प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से शुरू होंगे। जी हाँ, और प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से होने हैं। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से बताया जा रहा है कि शुरू होंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल का एक्सप्रेसो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के साल मुकम्मल होने को सेलिब्रेट करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अभी हमें दीजिए एक्सप्रेसो से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।